बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में हुआ होगा नाजरीन। और हफ्ते के आगाज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है मैं और शहरबानो, नए मौज़ूआत को लेकर, नए गेस्ट लाइन को लेकर। और प्रोग्राम के आगाज़ में इससे पहले कि हम बात करें, कुछ सीरियस टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, उससे पहले शहरबानो कैसा रहा वीकेंड आपका? वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। आप बताएं आपका कैसा रहा? तो फार अच्छा रहा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। मौसम बहुत सख्त है और इवन मुझे तो अभी से ह्यूमिडिटी फील होना शुरू हो गई है गर्मी की शिद्दत के साथ साथ, जो कि जुलाई अगस्त में होती थी मानसून के बाद। तो अभी से वो हालात है कि आपको ऐसे लग रहा होता है कि आपकी सांस जो है बंद होने वाली है। वैसे आपको टेम्परेचर बताया जाता है 45, 46 और फील्स लाइक 52। लेकिन शहरबानो जो एक दिन बारिश हुई ना, उसने एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि बारिश के बाद शायद, लेकिन उसके बाद और सांस बंद हो गई थी। वो बारिश तो बारिश नहीं थी, वो बारिश की कुछ बूंदें थी। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा हुई, हाँ, बहुत लेकिन हमारे एरिया में तो खैर इतनी अच्छी नहीं हुई। कुछ बूंदें पड़ी और उसके बाद वो चली गई। हम ढूंढते ही रहे कि आसमान की तरफ के बूंदें कहाँ गई, लेकिन वो चली गई। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। आप गर्मी बर्दाश्त करें। उन खवातीन को मैं खैरात सीन पेश करना चाहूँगी जो इतनी सख्त गर्मी में किचन में काम करती हैं। बहुत बड़ी बात है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में नाजरीन अब हम बात करेंगे जी सियासी अमूर पे। खासी गर्मा गर्मी इस वक्त जारी है, शहर इक़्तिदार में खूब सियासी गर्मा गर्मी जारी है, मामले पर भरपूर सियासत हो रही है। सिक्योरिटी का इंतहाई हसास और अहम मामला है, इस पर भी सियासी जमातों ने पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी है। और चीन के खदशात के बाद नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी है, जिसको लेकर अपोजिशन जमातों ने बयानबाजी शुरू की है। कौमी असम्बली के बजट सेशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री ऑपरेशन के जो है हवाले से ये बात की है कि जी पार्लियामेंट को इससे पहले एतमाद में लिया जाएगा। तो तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादरी साहब ने मैं ज्वाइन किया। वेलकम करते हैं सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ज़ईम साहब, अभी ये जो ऑपरेशन सामने आ रहा है अज़्म इस्तेहकाम, कैसा देख रहे हैं आप इसको? कितना बड़ा चैलेंज है रियासत के लिए और उसके बाद हुकूमत के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी और टेररिज्म की फ़ज़ा जो है वो कायम दायम रहेगी इस मुल्क में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो शाये होंगे ना। और चाइना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में आना चाह रहा है। अगर वो आएंगे तो फिर ऑब्वियसली दे वुड नीड टू हैव अ सिक्योरिटी फॉर देयर सिस्टम्स, फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, उनके लोगों के लिए। आप देखें चाइनीज़ बस के साथ क्या हुआ, फिर चाइनीज़ लोगों के साथ क्या हुआ। वो हमारे दुश्मन है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का अमल जारी हो, और वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनको शाये अवे करने की कोशिश करते हैं। यही घटिया हरकतें कर सकते हैं ना। तो अब उन लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए फिर क्या है, नेशनल इशू है। नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस नहीं होगा तो उसकी डिलीवरेंस वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। पहले भी आप याद कीजिए ज़रबे अज़ब हुआ, बहुत अच्छी उसकी डिलीवरेंस थी, क्योंकि बहरहाल एक कंसिडर्ड ओपिनियन था सबका कि हमें इस मैनेस को कन्फ्रंट करना है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। अब अगर फिर वही बात, अब फिर वोटें आ गई ना जी बीच में। मतलब लुक एट दिस यार, इस मुल्क को मुक़य्यद कर दिया हमें अपनी सियासत के लिए और अपनी 4 वोटों के लिए कि हम इक़्तिदार में आ जाएं किसी तरह। लेकिन वही केपीके में इक़्तिदार का खेल शुरू हो गया ना, JUIF और तहरीक इंसाफ वहां से जीतते हैं। एपेक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान की जिसने ये मंजूरी दी इस ऑपरेशन की, तमाम जो सूबाई हुकूमतें उनकी भी उसमें रिप्रेजेंटेशन थी। तो KP के वज़ीर आला भी थे। तो अभी PTI तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा मुंह उनका बार बार ऊपर ही चल रहा था, मैं देख रहा था। बात यह है कि फिर वही बात ना कि आप दोमली इधर भी खेलना है, उधर भी खेलना है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मिलने की कोशिश। वाज़ेह हो गया ना। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो अलीमीन गन्नापुर साहब को कैटेगोरिकली वहाँ पे कन्फ्रंट करना चाहिए था उसको कि भाई हमें बताएं तो आप कर रहे हैं क्या जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये राइट है सबका, बट ये कहना कि इसको ना किया जाए, इसको रोक दिया जाए, इसमें ये कीड़े निकाले जाए और हम इसके साथ नहीं है, मैं समझता हूँ ये फिर ये मैं बड़ा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, ये मुल्क के साथ कैटेगोरिकली आप जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। सर रोकने की तो मेरे ख्याल में बात हो रही, वो तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। पार्लियामेंट के सामने किसी को क्या पता लगेगा? देखिए पार्लियामेंट के सामने जरूर रखना चाहिए, पर क्या पार्लियामेंट में ये कैपेसिटी है कि वो उसको रोक सके या बना सके? किसने बनाया वो? यही वो आर्गुमेंट है ना जो मैं देता हूँ। जब आपका इंटीरियर का निज़ाम आपके फॉरेन पॉलिसी से डायरेक्टली डवटेल्ड है, तो फिर उसमें आप एस्टैब्लिशमेंट को किस तरह शामिल नहीं करेंगे? यू हैव टू इंडेक्ट देम इन योर इंटीरियर, योर फाइनेंस एंड योर फॉरेन अफेयर्स, बिकॉज फाइनेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
पैसे नहीं होंगे तो ये ऑपरेशंस अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे हमारे। तो अगर ये ऑपरेशंस इनफेक्टिव हो गए तो वो पैसे जाया हो जाएंगे ना। तो अब अगर हम अपने 4 वोटों के लिए उस पूरे निजाम को गिरा देना चाहते हैं तो ठीक है भाई, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ज़हीम साहब, तहरीक इंसाफ ने इस ऑपरेशन की मुखालिफत की है और मौलाना साहब भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। मुखालिफत करना ठीक है आपकी नज़र में या बिल्कुल गलत है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और वजह क्या है? वजह ये मैंने अर्ज किया ना, वो 4 वोटों के लिए कि हमारे लोग हमें वोट दें, क्योंकि तालिबान की बहुत ज़्यादा जो है वो इंडक्शन हो चुकी हुई है KPK में। वो आके 2-2 पुश्तों से बैठ के उन्होंने ID कार्ड भी बनवा लिए, करोड़ों अरबों रुपए के साथ प्रॉपर्टीज भी खरीद ली है। लाहौर में बहुत सारी जगह खरीदी हुई उन्होंने। अच्छा। कई हजार प्लाजे उन्होंने खरीदे हुए, आके यहाँ काम कर रहे हैं वो अपना। तो उनके साथ एक इंटररिएक्शन है, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। बट पख्तून जो है वो अफगान से बहुत नाला है, क्योंकि वो ये समझते हैं एटलाज कि वो समझते हैं कि हमारे साथ जितना जुल्म और बर्बरियत की गई है पिछले 20-25 साल में, वो अफगानियों की वजह से हुई है ना। चाहे वो इंडियन पैसा लगने की वजह से उनकी तरफ से आके टेररिज्म हुआ हो, तो मर तो बेचारे हमारे पख्तून गए ना जी, हमारे पाकिस्तानी मर गए, शहीद हो गए। तो हिंदुस्तान अरबों रुपया खर्च करके वहाँ से जब टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान में, तो वही रास्ता था, और तो कहीं से टेररिज्म नहीं आ रहा था। ठीक। तो अगर हिंदुस्तान को कन्फ्रंट करने के लिए आप तैयार नहीं है और अपने और ये बताऊं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा उनके लिए। उनको इल्म ही नहीं है कि जो पख्तून है वो कितना ज़बरदस्त पाकिस्तानी है और वो क्या चाह रहे हैं इस वक्त कि ये अफगान जो है ये बिल्कुल भी वहाँ के जो है वो टेररिज्म करते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ इन्होंने हमारे। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट तो KPK पे आता है ना जी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे आता है, उनकी थ्रेट परसेप्शन पे आता है, उनकी इन्वेस्टमेंट पे आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये जो सारा ऑपरेशन किया जा रहा है ये मुल्क की सलामती के लिए किया जा रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, तो अपोजिशन जमातें क्या ये जिद और अना छोड़कर इस मामले में आगे बढ़ नहीं सकती? नहीं, उनकी जिद अना जो है वो नेशनल कॉजेज के लिए है ही नहीं ना। वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत बनी तो ठीक नहीं है ना जी। यही वो वजह होती है कि जब आप इस तरह के पॉइंट्स पे आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते, आप असल मुद्दा को छोड़ के किसी और तरफ चल पड़ते। अगर उस वक्त सही लोग आए होते, फॉर्म 47-45 वाले ना होते, तो भाईजान वो लोग जो आज ह्यूमन क्राइम मचा रहे हैं वो असेंबलियों में बैठ के कम से कम एक दूसरे से बात तो कर लेते। आपने कॉन्सेप्ट ही तबाह कर दिया डेमोक्रेसी का, तो फिर जब ये होगा तो फिर इस तरह तो होगा। ज़हीम साहब, अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो है इस मामले की वो ये कि बानी PTI जब इससे पहले इक़्तिदार में थे वो तब भी किसी भी किस्म के खोलने की बात कर रहे थे, वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन की मुखालिफत करते थे। लेकिन सर वो एक एलिमेंट हमने ये भी देखा कि अब जो पख्तून बेल्ट है हमारी, वहाँ पे लोगों में इदारों के मुखालिफ जो है वो एक कह लें कि एक एलिमेंट पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑपरेशन में कुछ इनोसेंट भी मारे गए। तो वो होता ही है कि जब आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में जाते हैं ना, तो ये काम होता है, मीडिया स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग्स होती हैं, इश्तिहारात होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, लोगों को काम दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तैयार किया जाता है। क्या किया खान साहब ने? वही किया ना जो पिछले 4.5 बरस और फिर उससे पहले 4 बरस जो आप कहेंगे मार दूंगा, पकड़ दूंगा, गिरा दूंगा, लेटा दूंगा, मार दूंगा, यही करते रहे ना आप। तो फिर क्या उसका नतीजा निकला? सही 9 मई में क्या हुआ? फिर 9 मई को तो फिर अब कौन भुगतेगा? तो आपको लेकिन ज़हीम साहब लीडरशिप जो है, एनिमी वाज़े है, एनिमी क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मौजूद है, उनको पता है कौन क्या कर रहा है और कौन कौन किसके साथ कनेक्टेड है अफगानिस्तान में। आपने तो स्प्लाइन लाइन काटनी है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुदा न खास्ता उन लोगों को जो बेचारे कोलेटरल डैमेज, और वो कोलेटरल डैमेज भी लफ्ज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ओवर सेंसिटिव होना चाहिए इस पे यार। किसी के मर जाना इज नॉट अ कलेक्टिव कोलेटरल डैमेज। कहा तो यही जाता ना उनकी जाने, ये नहीं कह रहा ना, इसको ओवर सिंक्रोनाइज करना चाहिए, इसको मजीद थ्रैश करना चाहिए, इसमें से मजीद बेहतरी लानी चाहिए कि कम से कम कोई ऐसी इनोसेंस जो है वो तकलीफ में ना है। लेकिन इन लोगों को छोड़ना। ज़हीम साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? ऑपरेशन ज़रबे अज़ब बड़ा कामयाबी के साथ हुआ 2014 में, 17 में रद्दुल फसाद बड़ी कामयाबी के साथ हुआ, रिजल्ट्स भी सामने आए। इन्फिल्ट्रेशन जो दहशतगर्द हैं उनकी तो शहरों तक हो चुकी थी, जो वाक़यात हो रहे थे सबके सामने थे वो रुक गए। लेकिन सर ऐसी क्या वजह है कि मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट नहीं किया जा सका इस मामले में? सर वो स्लीपर सेल्स है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बैफिकेट करना है
वो जो बाहर निकाल रहे थे अब अफगानिस्तान के लोगों को कि चले जाएं जी 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 बहुत से तो चले गए, पर जो लोग 3-3 4-4 पुश्तों से बैठे हैं भाई उनको किस तरह निकालेंगे आप? उनकी जायदादें भी हैं। उनकी जायदादें भी हैं, उन्होंने ये शादियां करनी भी हैं। जी हाँ। तो अब वो क्या होता है कि वो बन जाते हैं स्लीपर सेल्स। मुलाकात में अब उसको पता भी नहीं होता कि वहां से कौन उसको मिलने आ रहा है, कि मेरे चचा के भाई का बेटा, भतीजे का मामू। सर इसी पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा था कि क्या एनिमी क्लियर है, क्योंकि जब इस तरह से लेकिन ना when you apply yourself categorically, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे पास, ISI is nominated as the best इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो वो करें, पर थोड़ा सा हुकूमत को सपोर्ट करना कम कर दें और वो अपना काम ज्यादा कर लें तो मेरे ख्याल में सिस्टम बहुत ठीक हो जाएगा। और ये चीज कर सकते हैं वो, कोई अमर माने नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। एक और अहम नुकता जिस पर मैं आपकी नज़र चाहती हूँ वो ये है कि नेशनल असेंबली का इजलास जिसमें बजट की बातें की जा रही थी, उस पर आपने देखा कि किस तरह से शर्मनाक और बरहना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया ख़वातीन की मौजूदगी में। क्या हम इतना अखलाकियात से गिर चुके हैं? ऐसा कभी नहीं सुना। वेरी अनफॉर्चुनेट। हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, और पाकिस्तान की एलीट सो कॉल्ड वहाँ पे तशरीफ फरमा होती है, इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, और एक शख्स इस तरह की गुफ्तगू करे। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मस्ती खेल साहब को मैं जानता हूँ, मेरे बड़े दोस्त हैं वो, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि यार आपको इतना भी पता नहीं है कि जहाँ पे ख़वातीन तशरीफ फरमा हो, सही बात है, वहाँ आप कम से कम अपनी ना भी हो लिहाज करें। ठीक है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना भी करें, क्योंकि ख़वातीन अब दे पार्ट ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ, बट इंसानियत, तमीज़, आपका अपना डेकोरम, आपका अपना पोर्टफोलियो, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। look at this यार। पर आप मौजूद किस जगह पर हैं? आपने ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं, आप नेशनल असेंबली में मौजूद। ड्राइंग रूम में भी बीबी जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ओवर केयरफुल होना पड़ता है कि आप तो 50-60 हजार लाख आदमी के नुमाइंदे हैं, exactly। वो कल को आपके बारे में क्या सोचेंगे? कई हजार चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ जाता है कि यार हम इस जगह पे ना नजर आए, हम ये काम ना करें, गाड़ी तेज ना चलाएं, चलान ना करवाएं। हमारे लोग क्या कहेंगे यार कि इसको तमीज नहीं है, ये चलान करवा लेता अपनी गाड़ी का चलाते हुए। जब आप मेंबर बन जाते हैं असेंबली के तो ये चीजें ऑटोमेटिकली दुनिया के महज़ब मुआशरों में, मैं पाकिस्तान के जमहूरी मुआशरे की बात नहीं कर रहा जो बिरयानी के डब्बे के साथ मुंसलिक है या 10-20 करोड़ 50 करोड़ से मुंसलिक है, मैं बात कर रहा हूँ महज़ब मुआशरों की। तो वहाँ फिर जब महज़ब मुआशरे होंगे और इस तरह ही होगा, लोग अच्छे आदमी को वोट देंगे। यहाँ तो हम वोट दे देते हैं ना कि नवाज शरीफ ने कहा जी इस बंदे को खड़ा कर दिया, वोट दे दो, पता ही नहीं कौन है और क्या करता है, ये किरदार नहीं देखना, बस उसको वोट दे दिया। इमरान खान ने कह दिया उसको वोट दे दिया, भाई दे लें आप वोट, आगे से वो क्या निकलता है, वो ये निकलता है जो आपने देख लिया असेंबली में। तो ये है वो चीजें हम जो पिन पॉइंट कर रहे हैं कि भाई लोग देखो, उस शख्स को देखो जिसको वोट दे रहे हो, तुम्हारा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारी नजर में नवाज शरीफ या इमरान खान बहुत अच्छे लोग होंगे, मैं नहीं कहता, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, पर अगर तुमने उस आदमी को वोट दे दिया जो इस काबिल ही नहीं है कि वो तुम्हारी राय को आगे ले जा सके, तुम्हारे इलाके को देख सके, तुम्हारे काम कर सके, चोर और डाकू हो, तो फिर आप ठीक है, फिर वही होगा, फिर आप भुगते। और ज़हीम साहब, पीपल्स पार्टी के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी मुतालिबात तो मान लिए गए हैं, स्मार्ट है वो। देखिए, मैं एज ए पॉलिटिशियन आई वुड से कि नहीं जी बड़ी बुरी बात है, आपने एग्रीमेंट किया। देखिए, दे प्लेड वेरी स्मार्ट। आसिफ जरदारी ऐसे नहीं कहते कि वो मफाहमत के का बादशाह है। उसने जिस तरह प्ले अराउंड किया है, जिस तरह उसने तमाम अब अगर असेंबली खत्म भी हो जाए कभी तो गवर्नर्स उसके, प्रेसिडेंट उसका, चेयरमैन सेनेट उसका, ही इज वेरी कंफर्टेबल, ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। बेवकूफ तो ये है जो अपने वो कहते हैं ना कि हमने शौक गुलबोसी में कांटों पे जुबान रख दी। शहबाज शरीफ साहब को हवस इक़्तिदार ने इतना दीवाना किया हुआ था कि उन्होंने ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि कल को हम चलाएंगे इस तरह। अब कल अब आसफा भुट्टो साहबा की तकरीर से मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया, उस बच्ची ने बहुत इम्प्रेस किया, बेनज़ीर भुट्टो की वो काबिलियत की झलक नजर आई, इम्प्रेस्ड, वेल डन। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे आपके साथ कोई है टाइज है तो हम आप पे गलत बात को भी मानते जाएं, ये बड़ी अच्छी बात है ना। जी जी, यही वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है जो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा होना चाहिए भी, और होना चाहिए।
और उन्हें उसका कुछ उनको बकायदा बजट को कैटेगोरिकली ओवर इशू सर वाइजली प्ले करके ओहदे तो ले लिए, लेकिन ये मामला के जब भी कोई अहम मौका आता है हुकूमत का जिम्मेदारी भी नहीं कुछ लेते। हाँ कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती, वहाँ पे नाराज हो जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो क्यों किया उन्होंने? वजारतें इसलिए नहीं ली कि वजारतों की इनकम्बेंसी जो है वो गिरेगी ऑटोमेटिकली पूरी गवर्नमेंट पे। अगर आप वजीर होंगे तो आप भी उसका हिस्सा है। मतलब स्मार्टनेस की इंतहा है और इधर माजरत बेवकूफ़ी की इंतहा है, जहालत। बेवकूफ़ आदमी है ना, और वो नवाज शरीफ को भी मरवा दिया उसने अपने ऊपर शौक में कि मैं वजीर आज़म बन जाऊँ, बन लो वजीर आज़म, तुम बन लो। लेकिन बनने तो नवाज शरीफ आए थे ना, वो खुद ही नहीं बने। अब देखे ना, ये तो उनका इंटरनल मामला, हमारा इशू नहीं है। पर आपने किया क्या? मतलब आप अगर एज ए लेमैन भी देखें तो आपने अपने हाथ काट के उनको दे दिया, आप मिन्नतें करते फिर रहे हैं उनकी कि ये कर दें, वो कि ये कर लें, वो कर दें। और वो बजट वाले मामले पर, हर बड़े मामले पर कहते हैं हमें शामिल नहीं किया। अब यहाँ आप सुन लें आप कि अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करेगी और अपनी तमाम वो डिमांड्स जो कैटेगोरिकली इकोनॉमिकली वायबल प्रपोजिशंस हैं फॉर द बजट, अगर वो इनसे विड्रॉ करते हैं तो पीपल्स पार्टी शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एवरी लैप्स एंड लॉस ऑफ दिस बजट। ज़हीम साहब, इंतखाबात के नताइज के बाद जो माहौल बना, जो फ़ज़ा बनी, आपको नहीं लग रहा नून लीग ने भी स्मार्ट प्ले किया? अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर तो इत्तेहादियों के बगैर इक़्तिदार में आना है तो फिर नवाज शरीफ साहब हैं चेहरा, और अगर इत्तेहादियों के साथ आना है क्योंकि पीडीएम किस तरह शहबाज शरीफ है, इत्तेहादियों के बगैर चाहते तो यही थे ना, चाहते थे तो फिर वो नहीं हो सका ना, वो नहीं हो सकेगा। इसलिए तो फिर शहबाज शरीफ साहब एक ऑप्शन। शहबाज शरीफ साहब फाइन, बट व्हाट आपका मतलब है शहबाज शरीफ साहब की इनकम्बेंसी मियां नवाज शरीफ साहब पे नहीं पड़ेगी? Who's making the policies? अब देखे ना, वो कौम को बेवकूफ बनाना है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यही करने की कोशिश की जाती है, यही करने की कोशिश की जा रही है कि हम आगे कहेंगे जी हाँ। लेकिन आपको नहीं लग रहा हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए? ज़हीम साहब, मरियम नवाज साहिबा स्मार्ट प्ले कर रही हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पिस रहे हैं सारे मामले में। नहीं देखे ना, मुख्तलिफ एम्बिट्स है ना। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब क्यों कामयाब थे? पंजाब में बहुत पैसे मिल जाते थे, भाई साहब दे देते थे, काम वो कर लेते थे, विंडो ड्रेसिंग्स, और लोगों को नजर आ जाता था उत्थे भाजन पैसे कमाने पैंदे ने ना, इतने सिर्फ खर्चने ने। सही। और मरियम नवाज साहबा खर्च रही है, अच्छे तरीके से खर्चेंगी, बेहतर तरीके से लेके चलेंगी तो ऑब्वियसली उसका फायदा होगा। लेकिन पूरे पंजाब में पता लगना चाहिए ना सिर्फ लाहौर में। नहीं देखिए ना, लाहौर तो एक देखिए, फिर मैं इसमें भी थोड़ा सा ये स्टेटमेंट कुछ ओवर बॉन्ड है। अच्छा। लाहौर ऑब्वियसली देखें, ये जो बड़े शहर होते हैं ना, हब है, ये हब होते हैं, ये इकोनॉमिक हब्स होते हैं। इनमें होने वाली तरमीर और तरक्की जो है उसके करोड़ों लोग आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे रोजगार जुड़े होते हैं, वो आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन बाकी शहरों में थोड़ा बहुत होना चाहिए। नहीं, कोई दो आ रहा नहीं है इस पे कि जो लाहौर पे ऑब्वियसली बेबहा खर्च किया जा रहा है वो नहीं खर्च किया जाना चाहिए। Exactly. लेकिन बहरहाल बाकी शहरों से ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना। लेकिन यहाँ पे उलट है ना, लाहौर पर ज़हीम साहब किया जा रहा है लेकिन बाकी पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये बड़ी खत्म हो बुरी गया बात, ज़हीम साहब हमारे सेगमेंट का। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। गुज़श्ता 3-4 दिन से मौसम कुछ बेहतर था मगर अब फिर गर्मी जोर पकड़ने लगी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। मैदानी इलाकों में जो दोबारा हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है और पारा हाई बताया जा रहा है, 50 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि पीडीएम में पंजाब ने 1 जुलाई से मानसून बारिशों का अलर्ट भी जारी किया है। बताया है कि सूबे में रवां साल मानसून बारिशें 35% से भी ज़्यादा हो सकती हैं और बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों के इम्कान के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, और मौसम की इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ कराची से नाजिश हैं, लाहौर से दुआ हैं, पेशावर से काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। नाजिश बताइएगा इस वक्त शहर कायद में मौसम की क्या सूरत हाल है? शहर कायद में इस वक्त मौसम की सूरत हाल की बात करें तो अभी जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और इस जो फील लाइक है ना वो 36 से 37 डिग्री मैं इस वक्त महसूस कर सकती हूँ। पसीने इतने शदीद पसीना आ रहा है हमारी पूरी टीम को जो भी बाहर मौजूद है। वैसे आज महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दर्जा हरारत 40 से दोबारा तजावज़ कर सकता है और यही जो दर्जा हरारत है वो हवा में नमी की कमी ज़्यादती की वजह से जो है वो आपको 46 डिग्री तक महसूस होगा। महकमा मौसमियात ये तो कह रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में कराची बहुत अच्छी बारिशें देख सकता है,
लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक तक कराची इसी जुज़वी हीट वेव जो है उसका सामना करेगा। इसलिए शहरियों को बाकायदा अलार्म किया जा रहा है तबी माहिरीन की जानिब से भी, महकमा मौसमियात की जानिब से भी, कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। ये जुज़वी हीट वेव है, इसमें बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरात होते हैं, लोगों के डिहाइड्रेट होने के, बेहोश होने के, गिरने के, ऐसी बहुत ज़्यादा शिकायत भी आ रही हैं। तो इसलिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि इस जो पीक आवर्स हैं, स्पेशली अभी से ही समझ लें कि 9-10 बजे से ही पीक आवर्स इस वक्त शुरू हो रहे हैं, तो और शाम के 6 बजे तक कराची शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। अच्छा नाज़िर, हमें ये बताइएगा कि मॉनसून के हवाले से सिंध में और बिलखसूस कराची में क्या बताया गया है, कब से शुरू होगी और इंतजामात किए गए हैं कुछ? देखिए, अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून तो जुलाई के पहले हफ्ते में ऑफिशियली जो है उसका स्टार्ट होगा। महकमा मौसमियात इस बात को बाकायदा अलार्म कर रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि नालों की सफाई का काम जो है हुकूमत सिंध बार बार असम्बली में इस बात के लिए बजट एलोकेट करने की बात कर रही है, नालों की सफाई शुरू करने की बात कर रही है, लेकिन काम कहीं शुरू नहीं हुआ है। अभी तक नालों की सफाई शुरू नहीं हुई है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कराची के बेशतर ऐसे इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरिया के ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे नाले जो हैं वो काफ़ी ओपन हैं, यानी खुले हुए। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी 1 घंटा भी अगर लगातार बारिश हो गई ना कराची में, तो ये नाले उबल जाते हैं। और काफ़ी मारूफ मार्केट्स हैं उसके अतराफ, काफ़ी लोग रिहाइश पसीर हैं। इवन KMC की इमारत भी एक नाले के बराबर में है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस नाले की ना सफाई हुई है, ना उस नाले के ऊपर कोई तवज्जो दी जा रही है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट एज़ यूजुअल बजट भी एलोकेट करेगी और इसके मुताल्लिक़ खूब चर्चा भी करेगी कि नालों की सफाई होनी चाहिए मानसून की आमद से कबल। लेकिन अभी तक कोई मशीनरी हमें अभी तक कोई इंतजामात उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं कराची में। ठीक है नाज़िर, साथ ही रहिएगा। पेशावर से काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। काशिफ बताइएगा, पेशावर में कैसा मौसम? जी देखिए, पेशावर की अगर बात करें तो गुज़श्ता एक हफ्ते से जो है महकमा मौसमियात बारिशों की पेशगोई कर रही है, ताहम बारिश हमें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रही है। इस वक्त पेशावर की दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो पेशावर का सुबह का दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया था वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के मुख्तलिफ अवकात में ये दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब जो है वो 48% बताया गया है। साथ ही महकमा मौसमियात ने जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो DI खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत मालम जब्बा में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला में जो है मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हमें ये बताइएगा कि पेशावर के हवाले से मानसून का अलर्ट जारी किया गया है क्या, और इकदाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, इसके मुतालिक हमने महकमे मौसमियात वालों से पूछा। उनका कहना था कि इम्कानात तो हमारे बारिशों की होती है, चूँकि हमारे वो पैरामीटर्स जो हैं वो सारे बराबर होते हैं, लेकिन पेशावर और जहाँ पर मैदानी इलाके हैं जहाँ पर हमारी पेशगोई होती है तो वहाँ पर बारिश जो है मौसम जो है यू शेप अख्तियार कर लेती है, यानी यू शेप की शक्ल में जो है वो बारिशें वापस जाती हैं। तो महकमे मौसमियात का कहना है कि उम्मीद है कि 28, 29 और 1-2 से जो है बारिशें होंगी। ठीक, सही है जी। इस वक्त लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। दुआ हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। दुआ, लाहौर में कैसा मौसम है? जी बिल्कुल अजीम और शहरबानो, जिस तरह मुख्तलिफ शहरों से हमने सुना, कराची और पेशावर से, तो लाहौर के हम जो है थोड़ी तसल्ली में ये हैं कि हम अकेले गर्मी को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, बाकी साथ साथ जो है शहर वाले भी बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे साथ ही। तो गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन अभी हर गुजरते दिन के साथ जो है दर्जा हरारत में भी जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है जो आज दिन के औकात में जा सकता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% तक जो है रिकॉर्ड किया गया है, और ह्यूमिडिटी 60%। ये जून में ही हम फील कर रहे हैं, जुलाई और अगस्त वाला मौसम। और शहरबानो, ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी ज्यादा चुभती है। बिल्कुल।
ऐसा ही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया है शहरबानों और आलूदा तरीन शहरों में। लाहौर का आज तीसरा नंबर है। और एक तो गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं लाहौरी, ऊपर से जो है आलूदगी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो लाहौरिये तो इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन के अंदर हैं कि दोनों अच्छा, तरफ हमें से ये बता दें लाहौर के हवाले से दुआ मॉनसून के अलर्ट के बारे में बताएं, कब तक बारिश जो है वो शुरू होगी मॉनसून की, और क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है और इम्कानात क्या हैं, इकदामात ख़ास तौर पर कोई किए गए हैं? अच्छा शहरबानों, जैसे कि हमने देखा था 18 जुलाई को जो मानसून का पहला स्पेल है जिसको हम प्री मानसून कहते हैं वो तो स्टार्ट हो चुका है। उसका एक स्पेल भी हमने देख लिया है। प्री मानसून अभी जो मानसून है वो जुलाई के मिड में स्टार्ट होगा और फिर पोस्ट मानसून जो है अगस्त में आएगा। तो इक़दाम की अगर हम बात करें तो हर साल की तरह इक़दाम तो किए जाते हैं, लेकिन इसका पता तभी चलता है कि जब मानसून की बारिशें होती हैं और सड़कें जो है पानी से भरी हुई होती हैं। बिल्कुल, इंतजाम का तभी पता चलेगा जब बारिशें होंगी, तब सामने आएगी सारी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया कराची से नाजिश, लाहौर से दुआ, पेशावर से काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहे और मौसम के मुतालिक ओवरऑल सिचुएशन आपने बताई। ब्रेक पर जाने से पहले मौसम की बात कर रहे थे और अपने नुमाइंदगान से हमने जाना भी कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। तो चूंकि महकमा मौसमियात ने भी हीट वेव की प्रेडिक्शन की है और मौसम गर्मी रहने वाला है, तो इस गर्म मौसम में बिलखसूस फिट कैसे रहा जाए और एक्सरसाइज कैसे मुमकिन है, और बिलखसूस क्या योगा करके हम लोग हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, या अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसे किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारे टिप्स लेंगे। बड़े खास मेहमान हमारे साथ सेट में मौजूद हैं। बिल्कुल, योगी नईम हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको नईम साहब, कैसे हैं? थैंक यू बहन जी, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है। अच्छा, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, वर्कआउट करने का दिल ही नहीं करता। अगर आप सच पूछें तो वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। वर्कआउट करने का दिल नहीं करता, योगा कर सकते हैं इतनी गर्मी में? क्या ये सेफ है हमारी बॉडी के लिए? योगा जो है बेसिकली देखें बहन, हर मौसम में इसलिए कर सकते हैं कि योगा बहुत इंतहाई आसान है और अपने बेडरूम में कर सकते हैं। योगा के लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेशल किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप योगा जानते हैं तो आप अपने बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्निक्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑफिस में बैठे हुए योगा कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। शो के दौरान योगा कर सकते हैं। शो के दौरान कौन सी कर सकते हैं आप? जी, शो के दौरान जो है वो योगा आप बहुत आसान है। अगर आप पाऊँ तो आपके जो है वो लटके होते हैं, आपने सिर्फ अपने टोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आपके काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी दिल की तरफ। सही। आपके काफ मसल जब स्ट्रेच होते हैं को हमने ऊपर स्ट्रेच करना है, काफ मसल्स को जो है वो आपने जो है वो स्ट्रेच करना है। सही, लाइक इस शेप में जी, टोस को ऊपर को उठाना है, टोस को नहीं ऐसे ऊपर को उठाना है, ऐसे अच्छा हील को सही, हील ग्राउंडेड रहे जी जी, और टोस सही सही सही। तो ये देखें आप फौरन आप ये शो भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और ये कितनी देर? ये आप जितना आसानी से कर सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, ये दिल के अमराज के लिए भी, और जिनको किसी किस्म की बैक में जो है वो स्टिफनेस रहती है। देखें हमारे कमर में स्टिफनेस होती है, पीछे सारी टांगों के पीछे स्टिफनेस होती है। उसकी क्या वजह है कि मैनुअल सर्कुलेशन जो दिल है आपका नहीं लेता, वो वापस दिल को खून पहुंचाने के लिए काव मसल्स का इस्तेमाल होता है, जो हम नहीं करते, हम छोड़ चुके हैं, बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ गई है। स्टिफनेस बढ़ने की वजह जो है वो मूवमेंट स्लो हो जाना, और आप जो है वो मतलब कोई काम फिजिकली उससे निकल जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप वॉक किया करें। वॉक करने के पीछे वजह यही है कि आपके काफ मसल इस्तेमाल हों तो दिल की मावनत हो, फिर दिल के प्रॉब्लम नहीं आते। डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए हम योगा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और एक्सरसाइज भी। डिहाइड्रेशन के जो है वो बाकायदा इससे जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है तो आप देखें, याद रखिएगा जिस्म का एक टेम्परेचर है, वो अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे आपको डिस्टर्बेंस होती है। और कुदरत ने आपको एक ऑर्गन दिया है जो बैलेंस करता है आपके टेम्परेचर को, वो है नाक। अच्छा, सांस। एक गलती हम करते हैं, हम पानी एक घूंट में पूरा गिलास पी जाते हैं। हाँ जी, जब प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। अच्छा। आपने पानी एकदम पूरा गिलास पिया तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब कुदरत ने ये कहा कि आप जो है वो एक घूंट पिए और सांस लें। सांस का जिक्र क्यों है? सांस लें, सांस आप हर घूंट के बाद छोटा सिप लेकर सांस लेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, बैलेंस होता है, 37 पे रहता है, 37 डिग्री पे रहना चाहिए। जब वो डिस्टर्ब होता है तो फिर आपको डिहाइड्रेशन और ये हीट स्ट्रोक के जो मसाइल होते हैं। अब इसके लिए एक ब्रीदिंग है, वो मैं बताता हूँ कि अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी और आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि पानी की कमी होती क्यों है। हम पानी पीते हैं लेकिन तेज पीते हैं। पानी तेज पीने से होता है ये कि यूरिन की शक्ल में निकल जाता है, वो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती। अच्छा, तेज पीने से भी? जी जी, बॉडी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं।
सेंसर काम करते हैं आपके। आप बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं तो वो सेंसर एक्टिवेट नहीं होते, जिससे जिस्म में पानी की जो है वो कमी पूरी नहीं हो पाती। जिन लोगों को पानी की कमी है वो पानी को बहुत आहिस्ता पिएं और चूस के पिएं, बहुत सिप लेके पिएं। ये आप अगर आहिस्ता सा पिएंगे तो इससे आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और इससे आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। अब अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, डिहाइड्रेशन को, पानी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप जो हवा में नमी है इसको आप इनहेल कर सकते हैं। ब्रीदिंग करें आप? जी जी, वो करने का तरीका बताता हूँ। नाक से करेंगे तो नहीं होता, अच्छा, मुंह से करेंगे तो होता है, लेकिन उसकी एक टेक्निक है, उसका नाम है सितकारी। सितकारी? जी जी, संस्कृत जुबान का लफ्ज़। जी जी जी। और इसका लफ्ज़ी मतलब है चूसना। सही। अब आपने हवा को चूसना है। वो चूसने का तरीका ये है कि जुबान को पीछे फोल्ड कर लें, सही, नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लें और दांत साथ मिला के थोड़े से होंठ खोलेंगे, सी की आवाज़ से सांस को लेंगे अंदर। अच्छा अच्छा, मुंह से इनहेल करना है और उसके बाद नाक जब से। सही नाक तरह से। सांस भर जाए आपके पेट में, फिर आपने नाक से स्लोली इनहेल करना, नाक से एक्सेल करना है। एक्सेल करना है। नाक से सांस को निकालना इसलिए होता है कि जब आप मुंह से सांस को निकालते हैं तो अंदर से आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो मुंह में रह जाते हैं। जो लोग भी सांस को मुंह से निकालते हैं उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, उनको मुंह के मसाइल होते हैं, उनके मुंह में गर्मी दाने बनते हैं। जिन लोगों के मुंह में गर्मी दाने बनते हैं, मसूड़े फूलते हैं, उसकी बड़ी वजह वो सांस मुंह से निकालते हैं। सही, तो सही, सांस सही, को सही। कभी मुंह से ना निकालें। कुदरत ने आपको नाक दी है सांस निकालने के लिए, जो कि आपके जितने टॉक्सिन्स हैं वो नाक के ज़रिए निकल जाते हैं। आप जब सांस निकालते हैं तो अंदर से कोई भी साफ़ चीज़ नहीं निकलती, गंदगी निकलती है। अच्छा नईम साहब, कुछ लोगों के साथ नेजल ब्लॉकेज का भी बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से मैंने ये देखा मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मुंह से ही ब्रीदिंग कर रहे होते हैं रात के ज़्यादातर। टाइम खास हाँ खास, या जी। सुबह सुबह उठे जब। जी जी, उसकी वजह यह है कि हम सांस अक्सर जो है वो नाक को बहुत तेज़ी से सांस को लेते हैं, यूँ करते रहते हैं अक्सर, तो इससे स्वेलिंग आ जाती है अंदर। आपकी जो नेज़ल कैविटी है वो तंग हो जाती है। अब उस Slowly breathe करना चाहिए। हाँ, उस कैविटी को जो है ना स्लोली तो करना है, उसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि सांस को अपने हलक में फील करें। ओके। आपने सांस को नाक से नहीं इनहेल करना, आपने गले से इनहेल करना है। जब आप गले का जोर लगाते हैं तो आपकी कैविटी जो है वो खुलती है। इसका एक और फ़ायदा है, जब आप गले से इनहेल करते हैं, ये जो टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, ये इसको बैलेंस करता है। सही। अच्छा नईम साहब, मैंने आपकी ये गुफ्तगू से एक चीज़ सीखी है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है, माइंडफुल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कि आप लोग उस मसल पे इन्वॉल्व करें, उस पूरे मसल। इन्वॉल्व होना। अच्छा, ये सही, इस तरह सही, के मौसम में, गर्मी में वैसे ही आपको बड़ी ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए कोई है योगा एक्सरसाइज? एंग्जाइटी का जो देखें फ्यूचर के साथ ताल्लुक है। हाँ जी। जिसको एंग्जाइटी है वो बेचैन है, उसको फ्यूचर की प्रॉब्लम है, फ्यूचर की वो सोच में है, डिप्रेशन पास्ट है। जी, जी, तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहते हैं, थॉटलेस पोजीशन, ये आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज है। जी, थॉटलेस जी। पोजीशन। Mindfulness। हाँ जी, थॉटलेस पोजीशन के लिए आपको अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करना होगा। हम सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर हम आंखों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन देखा अनदेखा। दिमाग कहीं और है, आंखें देख बिल्कुल कुछ और रहे, कर कुछ फिजिकली और। हम कुछ कर रहे हैं, मेंटली कहीं और है। सही। कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके। तो आप पूरी तरह आंखों का इस्तेमाल करें तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जब आप जहां इंसान की आंख देखती है वहां उसका दिमाग होता है। कानों का इस्तेमाल करें, सुनने के हिस्स, और मैंने सूंघने ये के हिस्स, चखने के हिस्स, ये इन हिस्सों को एक्टिवेट कर लें। ये नहीं साहब, मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आपको एंजाइटी ट्रिगर करे तो उसका एक सोल्यूशन मैंने ये पढ़ा कि फौरी तौर पर आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं आप उनके नाम लें अपने माइंड में, जी जी, कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस हो, अपने अब जहन को थोड़ा कॉन्शियस करें कि योग- मेरे इर्द गिर्द ये चीज़ें योगा इसको यूँ कहता है कि आप कॉन्शियस मूवमेंट कर लें। कॉन्शियस मूवमेंट क्या है? कुछ चंद लम्हे आप जो है वो कम टेक छोड़ दें। टेक छोड़ दे। ओके। जब आप टेक लगाते हैं तो आपका दिमाग खोया होता है, एक्टिव हो जाए आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। पहली इसकी जो है वो ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक ये है कि आप कॉन्शियस मूवमेंट यूँ करें कि अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें ओके। और इतना स्लो ऊपर लेके जाएं कि ये आपका दिमाग लेके जा रहा है, ये ऑटो पे नहीं लगाना। ओके। मेंटली आपने अपने जिस्म से काम लेना है, मेंटली आपने कॉन्शियस मूवमेंट पे आ जाना है, ब्रेन को एंगेज करना है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लम्हा तरीके मौजूद से के बताया साथ आपने। आपने एंगेज कर देना। नईम साहब बहुत शुक्रिया, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बड़ी fruitful और exercise बहुत आपने बताई। जबरदस्त एक्सरसाइज बताई आपने, मेरे ख्याल से काम आएगी। आप भी घर में करके देखें जब आपको एंजाइटी या शिद्दत की गर्मी लग रही हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके हफ्ते की, आपके सितारों की। तो आपका हफ्ता कैसा रहेगा सितारों की नज़र हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, टैरो कार्ड रीडर हैं दाऊद अहमद दाऊद। तो आपको वेलकम करते हैं। दाऊद, बताएं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम।
एनर्जेटिक हफ्ता, क्योंकि आपने ईद की छुट्टियां तो गुजार ही ली होंगी और जी। हम तो आ गए, हम तो आप बड़ी जो- देर से आप काम ईद पे की आ रहे छुट्टियां गुजारे हैं। होंगे। ईद की सिर्फ 3 छुट्टियां थी सरकारी। अच्छा, हम वैसे तो- मीडिया वालों को छुट्टियां नहीं होती, उनको पहले रिकॉर्डिंग करनी हमें कोई होती है। छुट्टी नहीं होती हमें दाऊद तो साहब। कोई छुट्टी नहीं होती। तो चलते हैं जी वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, और सबसे पहले हमारे पास स्टार है बुर्ज हमल एरीज वाले। एरीज। 3 कार्ड से हम स्टोरी बनाएंगे। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाला हफ्ता यानी कि आज से कैसा रहेगा। तो एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। 3 कार्ड की एनर्जी। एक तो आपके ये वाला कार्ड है घर का, हाउस का, आपकी फैमिली से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज क्लियर होंगे। दूसरे कार्ड में यह है कि आपको माली तौर पे कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अपने घर में कोई फजूल खर्ची वगैरह करनी है तो ना करें, क्योंकि पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पैसे के ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और सॉलिड किस्म के फैसले होंगे, और ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव और एनर्जेटिक नजर आता है। ठीक। सही। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारे जेमिनी? पास टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर, और 21 अप्रैल था 21 मई डेट ऑफ बर्थ। बुर्ज सौर के 3 कार्ड की एनर्जी देखते हैं कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। 3 कार्ड एनर्जी बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप इस वीक में। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग चल सकती है, और आपको कोई नया काम प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके लिए इस वीक में वाइट कलर गिफ्ट वो भी मिल सकता है। वाइट कलर सूट कर रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी White है, color तो आप पहन के आए आपने इस वीक में अपनी बातें अपने तक रखनी है, और कोशिश करिएगा कि जितनी बातें अपने तक रखेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। यानी कि टॉरस को सीक्रेट होना पड़ेगा। सीक्रेट। आप टॉरस तो नहीं है? मैं टॉरस। जी जी, Oh, yes, आपको नया आपने white प्रोजेक्ट पहना हुआ। मुबारक हो, आपको नया अच्छा, प्रोजेक्ट मैंने व्हाइट भी मिलने पहना वाला हुआ है। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारे पास जेमिनी बुर्ज जोजा, और 22 मई था 21 जून डेट ऑफ बर्थ। तो देखते हैं जी बुर्ज जोजा का आने वाला वीक कैसा रहेगा। बुर्ज जोजा कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि बुर्ज जोजा का आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो जनाब बुर्ज जोजा की अगर हम बात करें इस वीक में, तो सबसे पहले ये कि आप अगर कोई घर या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। ये कार्ड है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, बड़े फैसलों का। सेकंड कार्ड में आप कोई 2-3 फैसले आपके माइंड में चाह रहे हैं, एक कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, उस डिसीजन के ऊपर बात होगी, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली और बड़े टू द पॉइंट फैसले करेंगे। गुस्सा तो रहेगा थोड़ा सा, लेकिन बाज़ मामला से मुतल्लिक़ आप कंफ्यूज रहेंगे। उस कंफ्यूजन को आपका कोई दोस्त मदद करेगा, हेल्प करेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है मेरे पास कैंसर, 22 जून तक 23 जुलाई आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, और आप लोगों का आज का ही दिन लकी होता है, यानी कि मंडे दिन आपका बड़ा लकी होता है। तो कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखते हैं जी कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैंसर वालों की अगर हम बात करें इस वीक में, तो आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी होंगी। अगर आप अपनी कोई ख्वाहिशें लेकर बैठे हुए हैं पैसों से मुतल्लिका और मामलात से मुतल्लिका, तो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, इस वीक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बर्डन रहेगा आप लोगों के ऊपर, बोझ जिम्मेदारियों का। हाँ, अलबत्ता अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, और थोड़ा सा डबल माइंडेड भी होंगे, बैलेंस करके चलिएगा। आपके मामलात में, खासकर दुनियावी मामलात में, ज़ाहरी और रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद और बड़ा पैगाम सफ़र भी पेश आ सकता है। आप लोगों को बड़ी खबरें भी आपके बिजनेस से मुतल्लिका मिल सकती हैं। लेकिन दाऊद साहब आपने पहले तो स्टार्स के 2-2 3-3 कार्ड्स निकाले, बाकी 4-4 5-5। सर मैंने फैसला ये किया कि अगर मैंने 3-3 निकाले तो मुझे 12 मिनट का टाइम दिया हुआ, तो मैंने 12 मिनट के मुताबिक फिर 2 कार्ड को ऐड करके इसको एडजस्ट कर लियो। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो बुर्ज असद। आपके 2 कार्ड पूरे कर दूंगा मैं बाद में। आपका मैं बिजनेस और मैरिज जो है वो मैं पूरा करवा दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो बुर्ज असद, 24 जुलाई था 23 अगस्त। तो देखते हैं जी बुर्ज असद लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, कार्ड एनर्जी क्या कहती हैं। तो लियो वाले एहतियात कीजिएगा जनाब, चीटिंग हो सकती है, मामलात ख़राब हो सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप ये वाला कार्ड है, आपको लोग धोखा दे सकते हैं, आपको लोग परेशान कर सकते हैं। सेकंड कार्ड में यह है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके बारे में आपको गलत मशवरा मिल सकता है, वो आप किसी बुजुर्ग या बड़े से लें, अपने किसी ऐसे दोस्त से ना लें जो आपका दुश्मन हो। फ़ायदा तो होगा लेकिन बड़ी तब्दीली, क्योंकि डेथ कार्ड बहुत बड़ी इस वीक में चेंजिंग है, और ये चेंजिंग आपको क्लैरिटी की तरफ, क्योंकि बॉटम में
क्लैरिटी का कार्ड है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी अब हमने करना क्या और है। धोखा कारोबार में हो सकता है या लेकिन बिजनेस में ही हो सकता है। मोहब्बत के मामले हाँ में जी, मोहब्बत में तो नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस का आ रहा है। Business। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है विर्गो, बुर्ज शुमला, 24 अगस्त 23 सितंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ और वेडनेसडे आपका लकी दिन। विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? विर्गो आने वाला वीक कैसा रहेगा? और विर्गो वालों की अगर मैं बात करूं, एनर्जी की बात करूं, विर्गो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, विर्गो वालों के मिले जुले रुझानात हैं। यहाँ पे ये कार्ड है पॉजिटिविटी, आपके कुछ पुराने रुके हुए काम उनको करने की प्लानिंग। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कि आप जो फायदे वाली चीज़ें कर रहे हैं वही आपको लग रहा है कि फ़ायदा, मगर फ़ायदा हो नहीं रहा, क्योंकि आपके बहुत से मामला चेंज होना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए नए सिरे से, और उसके लिए आपका विजन, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, मगर आप नेगेटिव हैं। अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इसलिए आपको सोच समझ के अपने मामलात को इस वीक में गुजारना चाहिए। लिब्रा मैदान, तराजू और आपका एयर साइन हवा आपका एयर साइन है और आपका जुमा का दिन लकी है। तो लिब्रा वाला का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो लिब्रा आने वाले वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो लिब्रा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, लिब्रा वाले बहुत पॉजिटिव हैं इस वीक में, क्योंकि आप बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। आपके वालिदैन, आपके बड़े, आपके चाहने वाले आपको आपसे मोहब्बत करेंगे। इस वीक में आप कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, लेकिन ये एक चीज़ का फैसला भी कर रहे हैं और उसके ऊपर आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने कोई टाइम टेबल सेट करना हो तो ज़रूर करिए और उसके ऊपर आप टू दी पॉइंट। लेकिन आप कुछ एक बात है कि आपकी सोचें आपके कामों में रुकावट डालती हैं, क्योंकि ये कार्ड है सोचों का, नेगेटिविटी का, परेशानी का। वो आप परेशान होते हैं, मगर ये परेशानी से आप निकल सकते हैं अगर आप खुद से लड़ना सीख लें तो। जबरदस्त। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, और आप लोगों का जो है ट्यूसडे लकी दिन और वाटर साइन के साथ आप लोगों का ताल्लुक होता है। तो देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों की एनर्जी इस वीक में क्या नजर आती है। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी को देखने से पहले आपका क्या स्टार है मुझे बताइएगा। नहीं बताऊंगी मैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? वाटर साइन स्कॉर्पियो आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो स्कॉर्पियो वाले बड़े ज़बरदस्त हैं इस वीक में, क्योंकि आप इस वीक में खासकर जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। स्कॉर्पियो ही है शहरबानो अच्छा और नहीं, वो स्कॉर्पियो नहीं है। अच्छा, मुझे पता। अच्छा ये है कि आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। स्कॉर्पियो वालों की बहुत काम करना है आपको इस वीक में। स्कॉर्पियो वालों को बहुत काम करना है और काम आएगा भी आप लोगों का। अच्छा, इतना मसरूफ़ रह रहे हैं आप इस वीक में, अपनी सेहत को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और बैलेंस करके चलिएगा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव है और काम करने के लिए। अच्छा जी, सेजिटेरियस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो देखते हैं जी सेजिटेरियस आने वाले वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। सेजिटेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? आप जो चाहें कर सकते हैं इस वीक में, क्योंकि स्टार्स की एनर्जी आपके हक में है। ये कार्ड द एम्परर आपकी पावर, आपकी एनर्जी को जाहिर करता है। हाँ, एक बात का कंट्रोल रखिएगा, गुस्सा नहीं करना आपने, प्रेशर नहीं लेना और अपने आप को मसरूफ़ रखना है। कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं आप, जितना मसरूफ़ रखेंगे उतनी मदद होगी। अगर आप कोई बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फ़ॉरेन के लिए, तो आप ज़रूर जाइएगा और ख़ासकर अपनी फैमिली को वक्त देंगे, जो कि आपके लिए पुरसकून रहेगा, आपकी मामलात में मदद रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? बहुत जल्दी, और आप लोगों के लिए सैटरडे बड़ा फेवरेट है। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न वालों की एनर्जी की मैं बात करूं तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? आपका जज्बा बहुत हाई है, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस वीक में। अच्छा, आपको बहुत बड़ी कोई खबर मिलेगी। अगर आपने कोई सीवी जमा करवाई है, कोई जॉब से रिलेटेड कोई बात है या कहीं आप जाना चाहते हैं, तो अच्छी और बड़ी खबर, और ये खबर जो होगी बड़ी सॉलिड होगी। आपके फैसले मजबूत हो जाएंगे और आप अपने मामला से मुतल्लिका जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि माहौल बहुत साजगार है इस वीक में। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हमारे पास एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों का, बुर्ज दिलो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस वालों की एनर्जी 5 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि एक्वेरियस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। एक्वेरियस आने वाला वीक कैसा रहेगा? एक्वेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? देखें जी,
आप काम करते हैं और बड़ा पॉजिटिव होकर सोचते हैं। आपकी पॉलिसी रहेगी कि जियो और जीने दो, यानी कि काम करने दो और डिस्टर्ब ना करो। कामों में लगे भी रहेंगे, लेकिन खासकर आपकी फैमिली से मुतल्लिका कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि द डेविल कार्ड आपके फैमिली और रिलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। ओवरऑल आप पॉजिटिव नजर आते हैं। सही। लास्ट हॉरोस्कोप पाइसेस बुर्ज हौत, आने वाला वीक कैसा? आबी वाटर साइन के साथ ताल्लुक, और आप लोगों का थर्सडे बड़ा फेवरेट दिन है, तो बुर्ज हौत वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो इसके बाद थर्सडे को करते हैं, थर्सडे लकी डे। अच्छा जी, यहाँ पे बात करें आप लोगों की, तो आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपके दिमाग में 2-3 सोचें चल रही हैं इस वीक में कि उनके ऊपर काम होना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अब हमको कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मशवरा भी कर रहे हैं, फैसले भी कर रहे हैं और सोच समझ के उसके ऊपर डिसीजन भी ले रहे हैं। ये कार्ड है आपके वीएन का, आपको आप कहीं यहाँ पे मौजूद हो के भी कहीं दूसरे मुल्क या किसी दूसरी सिटी इस तरह के डिसीजन या फैसलों का है, लेकिन आप एक दूरंदेश नजर आते हैं इस वीक में, बुजुर्गाना सोच के मालिक नजर आते हैं, आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने दिल में दबाए रखे हुए हैं और उस चीज़ को आपने दबाए ही रखना है, क्योंकि जब तक फैसले नहीं होते उस वक्त तक आपको वेट करना है। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। आपने तो कमाल कार्ड से ज्यादा दाऊद साहब, कार्ड से ज्यादा हम देख रहे हैं कि आप टाइम मैनेज किया ना, मैंने बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन 3 कार्ड से 3 से 4 मिनट और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अभी तक कोई काउंट डाउन नहीं दिया, तो मैं कह रहा हूँ पहले वाले 2 स्टार के भी एक, तो उनका पहले वाले जो 2 स्टार है बुर्ज एरीज और टॉरस, आपका बुर्ज टॉरस है। टॉरस। तो मैं यहाँ पे बल्कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा और आपका आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा इसको कर लेते हैं। ऐसे तो जनाब, आप पूरा नाम क्या बोलते हैं अपना? मोहम्मद अजीम डेट ऑफ बर्थ ना पूछ लीजिए। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे शादी के इशू भी हो जाते हैं। शादी हो गई भी है, शादी हो गई है, शादी हो गई। मोहम्मद सेटल मोहम्मद अजीम तारिक, मोहम्मद अजीम तारिक का आने वाला वीक, ये वीक कैसा गुजरेगा? मोहम्मद अजीम तारिक बड़े जज्बाती नजर आते हैं। जज्बाती आदमी। अच्छा, बहुत चेंज चाह रहे हैं आप, चेंजिंग चाह रहे हैं। अच्छा, सर दर्द से बचना है, सर दर्द हो सकती है आपको, ठीक है, चेंजिंग चाह रहे हैं। आपका कोई एग्रीमेंट, कोई बातचीत जो भी किसी से करें, लिख पढ़ करके करें, ठीक है, कोई एग्रीमेंट साइन हो, पेपर वर्क लाजमी करना, लेकिन ये वीक आपका बड़ा जबरदस्त है। चेंज, माइंड चेंज, माइंड चेंज, पॉजिटिव वाला माइंड चेंज हो रहा है। पॉजिटिव, वेरी गुड। शहरबानो अवान का आने वाला वीक तो बिल्कुल बता देते हैं जनाब। आपने बाद में आपने बाद में जो पूछना है तो कैमरे की आंख तो हर किसी को देख तो शहरबानो अवान का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? शहरबान, अच्छा अगली दफा आऊंगा आपने पकड़ लेना मुझे शहरबानों का, क्योंकि आपने बताया, क्या आपने सही बताया कि नहीं बताया? हाँ ठीक है। कैसा गुजरेगा? अच्छा जी, मामलात की शेयरिंग चलेगी, किसी से बातचीत करेंगे इस वीक में, पार्टनरशिप भी हो सकती है। दूसरा ये पुरसुकून तरीके से मामलात, आप सुकून चाहते हैं, अब बड़े सुकून से अपने मामलात चाहते हैं इस वीक में। अच्छा, कुछ बातें दिल में है, राज की बातें राज में ही रहेंगी, अपनी बातें अपने तक ही रखिएगा। और ये है कि फ़ायदा, आप कहते हैं कि आपको लोगों को फ़ायदा देना है और फ़ायदा देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये वीक आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, रूहानियत बढ़ जाएगी, आप अपने रूहानियत, और मैं समझता हूँ कि ये वीक आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद जी, आपने सब पॉजिटिव बताया, नेगेटिव कुछ नहीं और इस पूरे सेगमेंट में ये सोचते ही पूरा आपका नेगेटिव हो जाता है। और इस पूरे सेगमेंट में कुल मिला के हमें पॉजिटिव एनर्जी बची है। बिल्कुल। नाजरीन, सेहत की अब बात करते हैं। आजकल नौजवानों में एनर्जी ड्रिंक्स का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों का ये दावा है कि एनर्जी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पर चुस्त रहता है। अक्सर ये भी देखा गया कि बहुत से प्रोफेशनल्स, तलबा काम या पढ़ाई के दौरान एक्टिव रहने के लिए इन एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर माहिरीन और रिसर्चर्स का ये दावा है कि एनर्जी ड्रिंक्स का बढ़ता रुझान नौजवानों में बड़े खतरे का बायस भी बन रहा है और इससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? कंपनियों का ये दावा है कि एनर्जी ड्रिंक्स इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखते हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि ये सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्या कहेंगे आप? जैसे इसका नाम शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एनर्जी ड्रिंक्स, तो डेफिनेटली उससे आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन बात सारी है कि आपको एनर्जी क्यों दे रहा है, आपने देखना है कि उसके अंदर है क्या क्या। सो बेसिकली जो एनर्जी ड्रिंक्स है, दे हैव हाई कंटेंट ऑफ शुगर, उनके चीनी की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और वो किसी भी तरह की शुगर इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ साथ उसमें कैफ़ीन भी है।
वो वक्ती तौर पे तो आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट देगा, क्योंकि जनरली वी लुक फॉर शॉर्टकट्स, वी डू नॉट लुक फॉर रीजंस कि हमें क्यों लो फीलिंग हो रही है। हो सकता है हमारी डाइट सही नहीं है, हो सकता है हमने अपना वज़न बहुत बढ़ा लिया है, हो सकता है हम बहुत अंडर फेड हो, हम उन चीज़ों को तो नहीं देखते। और एनर्जी ड्रिंक्स जनरली यूज़ की जाती हैं हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं या आपके जो यूनिवर्सिटी वो हैं, क्योंकि उसमें आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का और आपने सब कुछ करना होता है। आई ऑल्सो रिमेंबर व्हेन वी यंग मेडिकल कॉलेज में थे तो हमें भी कहा जाता था कि अगर अगले दिन प्रॉफ है सुबह तो हमने रात को एनर्जी ड्रिंक पी ली और हम सारा दिन रात को जाग सकते हैं। बट इसके आई थिंक टेम्प्रेरी आपको बेनिफिट होगा, दैट उस वक्त आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्गर रन इट हैज़ मल्टीपल चीज़ें जो कि आपके दिमाग से लेके आपके टिप ऑफ द टो सब चीज़ों को अफेक्ट करेगी। डॉक्टर साहिबा, स्पेसिफिकली अगर इनके नुकसानात का बताया जा सके कि नौजवान तबके में किस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली ये फिजी ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिमाग से शुरू करते हैं। वो इम्पैक्ट क्या कर रहा है? वो आपको एक वक्ती तौर पे बहुत अच्छा बूस्ट देता है, आप अलर्ट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा यार ये तो बड़ा वो है। और जैसे ही उसका असर कम होना शुरू होता है आप डाउनर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक फिर क्या होती है, आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको वो बूस्ट बड़ा अच्छा लगा पर आपको अचानक से आप डाउनर की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं क्यों लो फील कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो मैं दोबारा से उसको लेना शुरू करता हूँ। एक चीज़ तो ये हो गई, वो आपको हाइपर करता है, सो यू बिकम हाइपर एक्टिव। और हाइपर रहने की आदत हो जाती है फिर। एब्सोल्युटली हाइपर रहने की आदत हो जाती है। हर वक्त हाइपर रहना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। वो फिर आपको एजिटेटेड और इरिटेटेड रखता है, आपकी इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा होता है, आप खड़े हुए एक जगह हिले जा रहे हैं और यू मूविंग योर हैंड्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी वजह से आ रही हैं। सेकेंड, नाउ लेट्स कम टू द हार्ट, क्योंकि अब आप ले रहे हैं तो हार्ट पे भी इसका इम्पैक्ट है। अगेन क्या होगा कि ये शुगर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, तो ये आपको उस वक्त तो हाइपर करेगी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इन द लॉन्गर रन यही शुगर जो है ये आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, आपको डायबिटीज़ की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ लेके जाना शुरू कर देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो डिटॉक्स वाटर जो है ना ये रेफर करती हैं कि आप ये पिए, एक तो ये आपको एनर्जी देता है और आपका वेट कम करता है, तो क्या ये लेना चाहिए? वेल, डिटॉक्स वाटर आई ऑल्सो रिकमेंड प्लीज़, बट रिमेंबर डिटॉक्स वाटर जो है वो एक डिटॉक्स वाटर है, वो नॉर्मल रेगुलर पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एज ए हेल्दी इंडिविजुअल हमें अगर कोई खुदा ना खासा रीनल इशू नहीं है तो 8 से 10 ग्लास दिन में पानी की आपको मैं रिकमेंड करूँगी, स्पेशली इस हीट वेव में जो आजकल हम फेस कर रहे हैं विद द क्लाइमेट चेंज, राइट। अब डिटॉक्स वाटर होता क्या है? डिटॉक्स वाटर में हो क्या रहा है कि ये आपके इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, जैसे क्यूकम्बर, खीरा हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, रोजमेरी हो गया, सिलरी हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें डाल के आप एक मिंट हो गया, आप इस चीज़ों को एक डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। सिंपल अल्फाज में मैं आकर आपको बताऊं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि वो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादनियात को निकाल देते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में मूव कर रहे हैं उनको निकाल देते हैं। बट उसके साथ साथ क्या होता है कि वो आपको यूरिनेशन की तरफ भी ज़्यादा लेके जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटॉक्स वाटर पिएंगे तो वो आपको डायूरेसिस यानी कि आपकी बॉडी से पानी और ज़रूरी मादनियात को भी वॉश आउट कर देगा। डॉक्टर साहब, कितना इस्तेमाल करना चाहिए? सो डिटॉक्स वाटर आई रियली रिकमेंड आप 1 से 2 ग्लास दिन के ले सकते हैं, बाद में आप रेगुलर वाटर लें। वो जो लोग पूरा जग भर के रखते हैं, लोग तो बॉटल्स को भर के रखते हैं और फिर दोबारा से उसी बॉटल को पीते हैं। एब्सोल्युटली एक टाइम था, वो एक ट्रेंड आया था, हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है, उसका इम्पैक्ट हमें नहीं पता होता, फिर इन द लॉन्गर रन हमें उसका इम्पैक्ट पता चलना है। जैसे मैंने आपको सारी पीछे चीज़ें मेंशन की हैं कि डायूरेसिस हो रहा है, बॉडी से गैर ज़रूरी मादनियात को निकाला जा रहा है, तो हमने इस चीज़ों में ये ख्याल करना है कि हमने बैलेंस लेके चलना है। हमने इसको ये नहीं करना कि हम सुबह भी डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, दोपहर को भी। अक्सर लोग तो अपनी हंगर सप्रेस करने के लिए भी डिटॉक्स वाटर लेना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। ओह, अच्छा, डिटॉक्स वाटर के 5 हमें बताएं ऐसी बेहतरीन बॉडी पर इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी है। सो डिटॉक्स वाटर जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ चीज़ों से बन सकता है, जिसमें आपके पास मिंट है, आपके पास लीमू है, आपके पास माल्टा है, रोज़मेरी है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। फ़ायदा सबसे पहले क्या है कि ये आपको एक तो आपकी जब आप सुबह उसको लेते हैं तो ओवरनाइट जो आपकी पूरी बॉडी में आपके जो इंटेस्टाइन्स में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए होते हैं वो आपको वॉश आउट कर देता है, यानी कि यूरिन में निकाल देता है, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। सिंस इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट तो ये आपकी बॉडी से
फ्री रेडिकल्स निकालता है, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करती है, आप बेहतर फील करना शुरू करते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होना शुरू होते हैं। थर्डली जो चीज़ें हैं, जैसे आप नींबू नहीं खा सकते, आप रोजमेरी नहीं खा सकते, तो वो चीज़ें आप पानी में डाल, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो आपकी इसके साथ फुलफिल होना शुरू हो जाती है। और फोर्थली ये है कि ऑफकोर्स पानी उसके अंदर शामिल है, तो आपको डिहाइड्रेशन से बताएगा, बट अगर आप उसको एतदाल में ले रहे हैं तब। यानी आपने डेली 1 या 2 ग्लास ही डिटॉक्स वाटर पीना है, इससे ज्यादा नहीं। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हर एज ग्रुप के लिए फायदेमंद है डिटॉक्स वाटर? सो लेट्स सी, नहीं, मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप डिटॉक्स वाटर, देखो जो जनरली हम यंग लोग बच्चे होते हैं उनकी तो बॉडी इतनी वेयर एंड टेयर में चल रही होती है कि उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही वॉश। जो व्हेन यू क्रॉस अराउंड लाइक प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं और जब आपके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते हैं, जिसमें एक्नी भी देखने को मिल रहा है, जिसमें डल स्किन भी देखने को मिल रही है, देन यू कैन ऐड डिटॉक्स वाटर टू योर डेली रूटीन। बट डिटॉक्स वाटर अगेन इट शुड बी विद इन द बैलेंस्ड अमाउंट, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप कहें कि जी बस मैंने इसी को पीना है और यही मैं सुबह भी, दोपहर भी और शाम में इन्हीं चीज़ों से। अच्छा, अब गर्मियों में लोग, चूंकि हीट वेव का भी खदशा है, गर्मी की शिद्दत है, तो लोग नींबू पानी या फिर स्कंजबीन और मीठा जो दूध है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेहत के लिए ठीक है? आप बिल्कुल स्कंजबीन बनाएं, नींबू पानी बनाएं, उसमें पुदीने के पत्ते डालें, चाहे तो उसमें हल्का सा पिंच ऑफ नमक डाल के, क्योंकि आप ऑफ कोर्स इतना स्वेट कर रहे हैं तो आपके जिस्म से सोडियम वगैरह वॉश आउट हो रहा है, आप इसको डाल सकते हैं। आप चीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं, चीनी अगर आप सफ़ेद ना डालें, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, पिसावा गुड़ अगर उसके अंदर आप डाल लेते हैं तो दिस नथिंग लाइक, यू कैन हैव 1 to 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर, उसमें पुदीना डाल के उतना रिफ्रेशिंग इफेक्ट होता है कि आपको वैसे ही बेहतर होना शुरू होता है। और जनरली आपने देखा होगा कि गर्मियों में डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो अगर आप पुदीने को अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जो इस तरीके से भी अगर लिया जा रहा है तो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू, आपका मैदा डाइजेस्टिव सिस्टम वो बेहतर हो सकता है। और डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा गर्मियों में, जैसे अभी आपने बोला कि 8 से 10 ग्लास एक हेल्दी शख्स के लिए पानी डेली की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जी इतना पानी तो नहीं पी पाते, लेकिन हम जूसेस ज़्यादा इंटेक हो जाती है, या और वो जो दीगर मशरूबात हैं, इवन लस्सी वगैरह, तो क्या वो ठीक है या उसके साथ पानी भी उतना ही पीना चाहिए? पानी क्या, देखो पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पानी पानी है। अगर आप, और जहाँ आपने बात की जूसेस की, तो जूसेस में ये होता है कि मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप फ्रूट को उसके पल्प के साथ खा लें, यानी कि उसके छिलके के साथ खा लें, तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 ग्लास जूस, सेब के जूस में देख लें तो कोई कम से कम 4 से 5 सेब डलते हैं तो 1 ग्लास जूस निकलता है। अगर मैं आपको 4 से 5 सेब काट के आपके सामने रख दूं तो आपसे नहीं खाना होगा, आपको मुश्किल लगेगा। 1 खा लेंगे, 2 खा लेंगे मेरे इसरार करने पे, तो वो जो फाइबर है और जो उसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उसके पील में यानी कि उसके छिलके में है, वो तो आप सारा फेंक देते हैं। तो आप तो सिर्फ एक नेक्टर पी रहे हैं, यानी कि सिर्फ आप शीरा पी रहे हैं, तो वो। सेकेंडली देयर इज़ अ बिग मिस कॉन्सेप्ट कि मैं जूस पी लेता हूँ तो मैं ठीक हूँ, नहीं, जूस जो है वो इट्स इंटायर शुगर, आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आप एक डिफरेंट उसमें टेंजेंट पे चलना शुरू कर देते हैं। फ्रूट को उसके पल्प के साथ लें, और अगर आप ज़्यादा है तो जैसे पीचेस आए हुए, आड़ू आए हुए, तो आप उसको ब्लेंड कर लें छिलके के साथ ही, और उसमें बर्फ़ डाल लें, थोड़ा सा काला नमक डाल के, पुदीने के पत्ते डाल के, इट मेक्स एन अमेजिंग ड्रिंक। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि उसका जो पील है यानी कि जो उसका छिलका है, हमने उसे फेंका नहीं, हमने उसको उसके जूस में ही इस्तेमाल कर लिया। सो दिस इज़ द वे यू कैन एक्चुअली यूज़ योर जूसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिजी ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स को बाय बाय कर दें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। बड़ा ही अहम सेगमेंट है हमारा। इस सेगमेंट में हम ये जिक्र करते हैं कि बड़े सग़ीर पाक हिंद में बिलखसूस सूफ़िया कराम और औलिया कराम ने जो काम किया है और जिसके बायस दीन यहाँ पर फैला, उस हवाले से हमारे रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ाद अली काज़मी साहब, वो इस हवाले से रोशनी डालते हैं। और फ़ाद साहब, फिर ये भी जब जिक्र हुआ कि औलिया कराम और सूफ़िया कराम से जो कुछ इबारतें या कंट्रोवर्शियल कुछ इबारतें मंसूब है, जिस हवाले से उन पर बातचीत भी होती है, उसको आपने एड्रेस किया, तो अब हम देख रहे हैं कि जी सोशल मीडिया रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर, रिप्लाईज आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक्स अ लॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक बुनियादी बात आगाज़ में करूँगा। ये जो तसव्वुफ़ पर हमला हो रहा है ना, असल में इस्लामी रूहानी रिवायत के ऊपर, लोग जो हैं ये वेस्ट के एजेंडे को टो कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखें, जब भी इस्लाम की निशात सानिया हुई है, रिवाइवल हुआ है, रेफॉर्मेशन हुई है कहीं ना कहीं, और इस्लाम और मुसलमान अरूज की तरफ गए हैं, तो उलमाए तसव्वुफ़ का कलीदी किरदार उसमें रहा है।
आप उसमें राइज ऑफ ऑटोमन्स की बात करें, आप गजनवियों के राइज की बात करें, आप शहाबुद्दीन गौरी की बात करें, हर राइज ऑफ इस्लाम में जब भी ये 1400 साल की तारीख में कहीं भी राइज हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे उलमाए तसव्वुफ ने प्ले किया है। तो एक पूरी सोची समझी साजिश है कि दुनिया को ये बताया जाए कि इस्लामी रिवायत बांझ है, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और अहले बैत के बाद हमने कोई बड़ा हीरो पैदा ही नहीं किया। हालांकि हमारा मुकदमा क्या है, इस्लाम एक जिंदा रवायत है। हर डेकेड में, हर सदी में बड़े लोग पैदा हुए हैं और रूहानियत के शोबे के अंदर भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, सही, इल्म के शोबे में भी बड़े लोग पैदा हुए हैं। हमने जवाल के ज़माने में भी बड़े लोग पैदा किए हैं और वो हमारे हीरोज़ हैं और उनका दिफा हम यकीनी तौर पे करेंगे जिस हद तक ज़रूरी है और ये हमारा एक फ़र्ज़ है। तो ये तो आगाज़ की एक बात मैंने करनी थी। दूसरी, मैंने आपके प्लेटफॉर्म को एक मुबारकबाद देनी है। सही, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म से हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात की, हमने शेख अली बिन उस्मान हजवेरी की बात की, हमने ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात की, दीगर औलिया अल्लाह की बात की, रमज़ान में भी कुछ बात की, अल्लामा इकबाल की बात की। ये हमारा कलेक्टिव हेरिटेज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हमें शरफ बख्शा, ये अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह की मशीयत है कि हम अल्लाह वालों के दिफा के लिए, वो अल्लाह वाले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गुलाम हैं, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया। और वो बात है ना कि वो किसी ने कहा कि जी वो कोई सूफियों ने बच्चे छोड़े हुए हैं और ये बच्चे जो हैं हमारे पीछे लग गए हैं, अब इस किस्म की बात है। अच्छा, मतलब वो खुद जब उनका अपना आर्गुमेंट होता था तो कहते थे देखें जी 1200 साल की इन्होंने इज्जत अवेल की, मैंने 12 साल के अंदर वो मैंने खत्म कर दिया मामला इनका। तो अल्लाह के फजल से हमारे 3 क्लिप्स 12-12 मिनट के, इनके 12 साल की मेहनत के ऊपर वो हावी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे वो कैलकाटा टेस्ट याद आ रहा था कि वो जो सचिन तेंदुलकर अपनी दौर के बड़े बैट्समैन थे, लेकिन वो कि यंग शुएब अख्तर ने पहली बॉल के ऊपर उनका मिडिल स्टंप जो है उड़ा दिया था। तो अल्लाह के फजल और करम से इस प्लेटफॉर्म से हम तो कह ही नहीं रहे कि जी हम बड़े स्कॉलर्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर हम्बल स्टूडेंट्स ऑफ रिलीजन, और हम उम्मत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम औलिया अल्लाह की मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं और हम ये साबित कर रहे हैं कि वो सरकार दो आलम के सबसे बड़े गुलाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से क्लीन बोल्ड हुए हैं और समझ नहीं आई कि अब क्या हम आर्ग्यू करें इस पे। तब जो पहला जवाब उन्होंने दिया है वो जवाब बड़ा दिलचस्प है, इस जवाब को ज़रा हम सुन लें। जेहलम की अकेडमी, और अकेडमी जो है बाय द वे अफलातून का कॉन्सेप्ट था, और जिस तरह के आर्गुमेंट करते हैं अगर मैं इनको एंटी वैनम और फकी दूं तो क्या अकेडमी जो है वो अफलातून से खुश होकर आपने ये नाम रखा हुआ है कि बायजीद बस्तामी के ऊपर इसी तरह की बातें करते हैं ना, तो अफलातून तो एक पोलोथीस्ट था, तो क्या ये आर्गुमेंट, लेकिन खैर हम इतने निचले दर्जे के आर्गुमेंट इनके साथ अभी नहीं करते। लेकिन इनका जो जवाब ये आया कि सर मैं तो 1 लाख टन हुस्ने जन रखता हूं औलिया अल्लाह से। अच्छा, वो जो आपके हो सकता है उन्होंने ये ना पढ़ा हो। और भाई ये ख्वाजा सरा वाला आर्गुमेंट बंद कर दो, रेलू कट्टा मत बनो, विकेट के दोनों तरफ मत खेलो, या कहो कि सूफी गुस्ताख हैं और गद्दार हैं, या कहो कि सूफियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपका पहला आर्गुमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फतह का ऐलान है कि आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि भाई मैं तो 1 लाख टन हुस्ने जन रखता हूं, हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है तो हाय, क्योंकि किताबें आपकी हैं तो इसलिए मैं इस इबारत को पेश कर रहा हूं, और ये तो आपकी किताबें हैं। और भाई किताबों में कोई जुमला आ जाए तो तहकीक का आगाज तो इबारत के ऊपर जिरा से होता है। किसी किताब में कोई इबारत आ जाए उसको मनोअन थोड़ी मानते हैं तहकीक की दुनिया में। तहकीक की दुनिया में तो रिसर्च वहां से शुरू होती है कि भाई ये इबारत है, क्या ये इकबाल का ही शेर है, लोगों ने इकबाल की फोटो लगा दी है, आप उसको कोट करते जा रहे हैं। भाई बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये आपकी किताबें हैं, तो मेरा एक सवाल, एक सिनेरियो से बात जरा बेहतर समझ आ जाती है ना। भाई एक खातून है पाकबाज, उस पर लगा दी किसी ने तोहमत, सही, और तोहमत लगाने वालों में अगर रिश्तेदार भी गलती से शामिल हो जाएं तो आपको क्या ये लाइसेंस मिलेगा कि आप उनकी तोहमत सुनकर उन तोहमत लगाने वालों में शामिल हो जाए? ये तो आपके ऊपर, आप दीन का मसला है, जरा पूछें जाके
तहकीक करें। तहकीक करें भाई, किसी ने गलती की, किसी से सहब हो गई, किसी ने कोई बात कर दी, आपका तो काम है ना कि आप तहकीक करके उसके ऊपर बाकायदा फतवाबाजी करें। लेकिन आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि जब आप फंसने लगते हैं तो आप फौरी तौर पे कह देते हैं कि जी मैं तो 1 लाख टन हुस्ने जन रखता हूं। अगर आप एक जर्रा हुस्ने जन रखते होते तो आप ये कहते कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मंसूब ये इबारत है, ख्वाजा साहब का ओवरऑल किरदार ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है ये इबारत किसी ने घुसाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको निकाल दिया जाए। काज़मी साहब, डिफेंस पे भी तो सर आती है ना तहकीक की जिम्मेदारी कि अभी इबारतें अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वही बार बार कोर्ट होती जा रही है, नहीं, तो उनको एलिमिनेट करवाया जाए। ये कि अमली, मैंने आपसे देखें, हमने जितने यहाँ पे इल्मी आर्गुमेंट्स रखे उनका तो एक जवाब नहीं आया। मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा कि ये सारी इबारतें अमली तौर पर मतरूक और मनसूख है, ये कभी कोर्ट ही नहीं होती, ना कोई इसका बयान करता है। ये मौसूफ अफलातूने जमाना ये खुद कहते हैं जी मैं फलाने फिरके में 25 साल रहा हूं, तो 25 साल जब ये उस फिरके में थे तो इनके और इनके घर वाले और इनके वालिदैन ये कलमा पढ़ते थे। पहले तो ये इलानिया खुद रुजू करें ना और तौबा करें और अपने माँ बाप के और अपने निकाह को बचाएं और तजदीद करें। भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इबारत मतरूक है ना। ये जिन किताबों का आज मैंने तस्करातुल औलिया के ऊपर बात करनी थी और मैंने इनकी जहालत को एक्सपोज कर देना था कि ये तस्करातुल औलिया और हजरत फरीदुद्दीन अत्तार के ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं, और फिर उसमें से बायजीद बस्तामी के ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो अगले प्रोग्राम्स में मैं वो बॉम्ब इनके ऊपर अभी हमने चलाना है, वो इनके पटाखे चल जाएं जरा, तो फिर वो इल्मी बात हमने करनी है। लेकिन एक बात जो इन्होंने बड़ी अहम की, इन्होंने कहा कि जी देखें बात ये है कि अगर सूफियों ने ये इबारत नहीं भी की तो मैं सूफियों का दिफा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करता हूं। जामे तिरमजी की जो हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, और मैं उससे इस्तेंबात कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुस्लिम में एक और तरह से मौजूद है, तिरमजी में एक और तरह से मौजूद है, वर्जन ये दोनों मौजूद है। आपने फरमाया आई एम लीविंग बिहाइंड 2 वेटी थिंग्स, मैं 2 वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इनको थामे रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। फरमाया कुरान और अहले बैत। बेशक। और एक दीगर हम वर्जन्स में जाएं, सोर्सेज में जाएं, तो ये भी उसके अंदर आता है कि ये दोनों ये कभी जुदा नहीं होंगे, ये हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगे। बेशक। अब बात ये है कि कुरान तो इटर्नल बुक है और कुरान के अंदर बाय द वे सुन्नत रिसालत माब भी शामिल है। जब हम कुरान की बात कर रहे हैं तो इस हदीस में भी सुन्नत रिसालत माब ऑलरेडी शामिल है कुरान के अंदर। अब जब हम अहले बैत की बात कर रहे हैं तो अहले बैत तो हजरत अली की भी शहादत हुई, पंचतन पाक का भी विसाल हुआ, आइमा अहले बैत भी उनकी भी शहादतें हुई, लेकिन ये तो क़यामत तक इन्होंने चलना है। तो इसका मतलब है कि अहले बैत की औलाद भी कहीं ना कहीं ऐसे अफराद को पैदा करेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर होंगे। आप ख्वाजा गरीब नवाज का शजरा पढ़ें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा पढ़ें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप शेख अली बिन उस्मान हजवीरी का शजरा पढ़ें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। ये अहले बैत ही की चेन में से हैं। आप अगर अहले बैत का झंडा बुलंद करते हैं और औलादे फातिमा के ऊपर आप ये कुफर के, गद्दारी के, रांदे दरगाह होने के आप फतवे पेश करते हैं, तो आप अहले बैत के साथ नहीं खड़े। अनफॉर्चुनेटली आप अहले बैत की दूसरी जानिब खड़े हैं, क्योंकि सूफियों में 2 ही गिरोह हैं, या तो सूफी खुद सादात में से हैं या फिर सूफी जो हैं वो आइमा अहले बैत और अहले बैत के गुलामों में से हैं। तीसरा रिश्ता है ही कोई नहीं। और मैं क्विकली ये दिखा दूं, क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया से आगे की बातें हैं, अब मैं इनके साथ करूं या ना करूं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोरीमोटो कजाओ। इसने पूरी किताब लिखी है, सैयद एंड शरीफ इन मुस्लिम सोसाइटीज। आइमा अहले बैत की और सादात में वो जो नस्ल परवान चढ़ी है वो पूरी दुनिया में कैसे कहां कहां फैली है, ये इसकी बहुत बड़ी रिसर्च है। ये रूटलेज पब्लिकेशन ने शाया की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस है। शजरा नस्ब है या फिर आने वाली नस्लों के बारे में बताया गया? शजरा नस्ब इसके अंदर है, उनकी मूवमेंट दिखाई गई है, से हिजाज से, इराक से, ईरान से, इंडिया, टर्की, ये किस तरह फैले हैं। और इनका ये पेपर है, द प्रॉफिट्स फैमिली as the perennial source of saintly scholars। आज से हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। माज़रत के साथ उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।